Assalamu alaikum. So today we will be starting a new topic and this is labor market. Okay. So let's start with this topic. आ जाए तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए अबाउट द लेबर मार्केट. फर्स्ट you need to know a little bit introduction about the labor market. अब आप याद रखना लेबर मार्केट के अंदर देर आर टू पीपल या फिर आप उसको इकोनॉमिक एजेंट भी कह सकते हो. लेबर मार्केट में दो लोग होते हैं. एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई. सर लेबर मार्केट में दो लोग हैं. एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉई होता है. एम्प्लॉयर जो है ना वो ओनर होता है बेसिकली और वो वर्कर्स को हायर करता है. तो मैं इधर लिखूं यार एम्प्लॉयर के रिलेटेड होता है डिमांड फॉर लेबर. सर ये जो एम्प्लॉयर है ना ये वर्कर को हायर करता है इसलिए एम्प्लॉयर के रिलेटेड होता है डिमांड फॉर लेबर. एम्प्लॉयर के रिलेटेड होता है डिमांड फॉर लेबर. और आप याद रखना एक एम्प्लॉयर का जो एम है ना वो एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हमने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर में भी कि भाई एम्प्लॉयर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सही है भाई. तो मुझे बताओ एम्प्लॉयर वर्कर को हायर करता है तो एम्प्लॉयर के रिलेटेड है डिमांड फॉर लेबर और एम्प्लॉयर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो आप मुझे बताओ एम्प्लॉयर क्या कहता है. एम्प्लॉयर कहता है कि मैं ज्यादा वेज रेट पे एम्प्लॉयर कहता है कि मैं ज्यादा वेज रेट पे कम वर्कर्स को हायर करूंगा. तो जब भी वेज रेट बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो भाई वो ज्यादा वेज पे कम वर्कर क्यों हायर करेगा. क्योंकि वरना उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम है ना वो अचीव नहीं होगा. तो इसलिए वो हमेशा ज्यादा वेज रेट पे कम वर्कर्स को हायर करेगा कम वर्कर्स की डिमांड करेगा. और कम वेज रेट के ऊपर कम वेज रेट के ऊपर ज्यादा वर्कर्स हायर करेगा. क्या बोला भाई एम्प्लॉयर जो है वो ज्यादा वेज रेट पे कम वर्कर्स रखेगा और कम वेज रेट पे ज्यादा वर्कर्स हायर करेगा क्योंकि अब उसके बजट में आ रहा है अब वो अफोर्ड कर सकेगा. तो सर आप देख सकते हैं कि वेज और क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर के दरमियान आप देख सकते हैं यू गाइस कैन सी कि वेज और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान कौन सा रिलेशन है भाई. नेगेटिव रिलेशनशिप है. सर वेज और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है. नेगेटिव रिलेशनशिप. क्या बोला भाई वेज और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है. और अब आप एक रूल याद रख लो. वैसे तो आप लोग A2 में आओगे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है. डायग्राम रिलेशनशिप की बेसिस पे बनाई जाती है. रिलेशन दो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव. जब भी रिलेशन पॉजिटिव है वी मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. वेन एवर योर रिलेशन इज नेगेटिव वी ऑलवेज मेक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. So wage and quantity demanded for labor के दरमियान we have just learned कि there is a negative relationship. So we will make a downward sloping demand for labor curve. तो यार डिमांड फॉर लेबर का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि वेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है. जब भी वेज बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि वो ज्यादा वेज पे कम वर्कर रखेगा. और जब भी वेज कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर एक्सटेंड होगी क्योंकि वो कम वेज पे ज्यादा वर्कर्स अफोर्ड कर सकता है. तो सर वेज और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है. दैट इज व्हाई वी विल फॉर्म अ डाउनवर्ड स्लोपिंग वी विल फॉर्म अ डाउनवर्ड स्लोपिंग वी विल फॉर्म अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर कर्व. सर जो आपका डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. और डिमांड फॉर लेबर का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा क्योंकि वेज और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है. सो लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट. अच्छा जी अब मुझे आप एक बात बताएं. सबसे पहले दो एक्सिस बना दी और लेबलिंग कर देते हैं. सर ऊपर आ जाएगा ऊपर एक्सिस के ऊपर आ जाएगा वेज रेट. और वेज रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. सर नीचे एक्सिस के ऊपर आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर. ठीक है. सर हमने पढ़ा है कि वेज और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है. तो ये जो मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया इसका नाम है डिमांड फॉर लेबर कर्व. अब बेटा आप A2 के अंदर हो. इस डिमांड फॉर लेबर कर्व को MRP कर्व भी कहते हैं. क्या कहते हैं MRP कर्व. इसकी लॉजिक यू विल गेट इन दी
फर्दर लेक्चर्स। सही है, अभी आप इतना याद रखो, डिमांड फॉर लेबर को एमआरपी कर्व कहते हैं। अब ये आपका एग्जिस्टिंग वेज रेट, और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ लेबर आ गई, तो इधर मैं लिख दूं ये हो गया वेज रेट, ये हो गया वेज रेट, और ये हो गई क्वांटिटी फॉर लेबर। अब हमने पढ़ा है कि जब भी वेज रेट बढ़ेगी तो एज अ एम्प्लॉयर मैं कम वर्कर हायर करूंगा। तो आप देखें, जब वेज रेट बढ़ रही है डब्ल्यू से W1 पे, तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। चेक करें आप। सर जब वेज रेट डब्ल्यू से W1 पे बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और इसकी वजह से पॉइंट ए से मूवमेंट हो रही है पॉइंट बी की तरफ। आप देख सकते हैं, इसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर के अलोंग अपवर्ड मूवमेंट हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सर जब वेज रेट कम होगा तो एज अ एम्प्लॉयर मैं ज्यादा वर्कर हायर करूंगा। तो आप चेक करें कि जब आपका वेज रेट रिड्यूस हो रहा है, आप चेक करें कि जब आपका वेज रेट रिड्यूस हो रहा है तो एज अ एम्प्लॉयर मैं ज़्यादा वर्कर हायर कर सकता हूं। तो इसकी वजह से मूवमेंट हो जाएगी ए से किसके ऊपर, इसकी वजह से मूवमेंट होगी ए से सी की तरफ। ऐसा ही है भाई, इसकी वजह से मूवमेंट होगी ए से सी की तरफ। सही कह रहा हूँ? तो सर क्या बोला मैंने आपको ये बताया कि लॉ ऑफ डिमांड ऑफ लेबर क्या कहता है कि एज अ एम्प्लॉयर मैं ज्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा, और कम वेज पे ज्यादा वर्कर हायर करूंगा। ठीक है, और इसकी वजह से वेज और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, एंड दैट इज द रीजन वी फाउंड एन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज नोन एज डिमांड फॉर लेबर कर्व। डिमांड फॉर लेबर कर्व को एमआरपी कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इधर आपके लिए नीचे लिख भी देता हूं दैट डिमांड फॉर लेबर कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड फॉर लेबर कर्व is also known as एमआरपी कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व या प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, सही है, इसको एमआरपी कर्व भी कहते हैं। सही, अब मुझे बताओ, ये तो एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव हो गया। अब एम्प्लॉई जो है ना, वो अपने आप को काम करने के लिए रेडी करता है। सर मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मैं जहां जहां पढ़ाता हूँ मैं वहां अपने आप को काम करने के लिए रेडी करता हूँ, तो मैं अपने आप की सप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखूं इधर एम्प्लॉई के रिलेटेड है सप्लाई फॉर लेबर। क्या बोला भाई? एम्प्लॉई के रिलेटेड है सप्लाई फॉर लेबर। अच्छा, अब एम्प्लॉय का एम क्या होता है? एम्प्लॉय का एम होता है वेज मैक्सिमाइजेशन, कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं। तो मैं इधर लिखूं यार, एम्प्लॉय का एम होता है वेज मैक्सिमाइजेशन। क्या बोला आपको? एम्प्लॉय का एम क्या है भाई? एम्प्लॉय का एम है वेज मैक्सिमाइजेशन। तो एम्प्लॉय क्या कहता है भाई? एम्प्लॉय कहता है कि मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा क्योंकि पैसे ज्यादा हैं, और मैं कम वेज पे कम काम करूंगा। तो देखें, जब भी वेज बढ़ेगी तो एज अ एम्प्लॉय मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा, तभी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर एक्सटेंड हो रही है। लेकिन मैं कम वेज पे कम काम करूंगा, तभी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो सर एम्प्लॉय क्या कहता है? मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा क्योंकि पैसे ज्यादा हैं, और कम वेज पे कम काम करूंगा क्योंकि पैसे कम है। इसलिए वेज और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर के दरमियान यू गाइस कैन सी देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सर पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे है? जब भी वेज बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर एक्सटेंड हो जाएगी, जब भी वेज कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए वेज और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, और जब भी रिलेशन पॉजिटिव है वी मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो आप याद रखना, सप्लाई फॉर लेबर का कर्व होगा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इधर लिखूं भाई, सो वी विल फॉर्म एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई फॉर लेबर कर्व। हम लोग एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे, और उस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का नाम होता है सप्लाई फॉर लेबर कर्व। अब चेक करते हैं डायग्राम के अंदर कि जो मैंने बोला है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब देखें, अगेन सबसे पहले अगेन आई विल मेक टू एक्सिस। सबसे पहले मैं दो एक्सिस बनाऊंगा अगेन। ठीक है, सबसे पहले मैं दो एक्सिस बनाऊंगा, देखिएगा, और मैं लेबलिंग कर दूंगा। लेबलिंग वही होगी सर, ऊपर आ जाएगा वेज रेट, और वेज रेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है, ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर। सर वेज और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए वी मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, एंड दिस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इज नोन एज सप्लाई फॉर लेबर कर्व। अब याद रखना आप, सप्लाई फॉर लेबर कर्व को एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर का कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
सप्लाई फॉर लेबर कर्व को एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर का कर्व भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब ये आपकी वेज रेट हो गई, और जहां टच होगा वहां से क्वांटिटी आ जाएगी, तो इधर लिखूं भाई, ये हो गई आपकी वेज रेट, एग्जिस्टिंग वेज रेट, और ये हो गई आपकी क्वांटिटी फॉर लेबर, और ये हो गया आपका सप्लाई फॉर लेबर के कर्व पे पॉइंट। अब हमने ये पढ़ा है कि एम्प्लॉय ये कहता है कि मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा क्योंकि पैसे ज्यादा हैं। तो अब देखो जैसे ही वेज रेट बढ़ रहा है, अब आप देखो जैसे ही वेज रेट बढ़ रहा है तो एज अ एम्प्लॉय मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करना चाह रहा हूँ। तो आप देखो जैसे ही वेज रेट बढ़ रहा है, तो एज अ एम्प्लॉय मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा क्योंकि पैसे ज्यादा है ना। तो आप देखें इसकी वजह से सप्लाई फॉर लेबर के कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि एम्प्लॉय क्या कह रहा है कि भाई मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा। सही कह रहा हूँ भाई। अब एम्प्लॉय ने क्या बोला कि सर मैं कम वेज पे कम काम करूंगा। एम्प्लॉय ने क्या बोला भाई, एम्प्लॉय ने बोला, एम्प्लॉय की भरमबाजी चेक करो, वो बोल रहा है कि मैं कम वेज पे कम काम करूंगा क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो देखो जब वेज रेट डब्ल्यू से W2 के ऊपर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगी, एम्प्लॉय विल नॉट बी विलिंग टू वर्क एट अ लोअर वेज रेट। तो सर इसकी वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होगी फ्रॉम ए टू सी। तो आप देखो जैसे ही वेज रेट कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और इसकी वजह से मूवमेंट हो गई ए से सी के ऊपर। और अभी मैंने आपको बताया कि सप्लाई फॉर लेबर के कर्व को एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर का कर्व भी कहते हैं, तो मैं इधर लिख दूं आपके लिए, सप्लाई फॉर लेबर कर्व, सप्लाई फॉर लेबर कर्व, इधर आपके लिए लिख दूं, सप्लाई फॉर लेबर कर्व, सप्लाई फॉर लेबर कर्व इज ऑल्सो नोन एज, सप्लाई फॉर लेबर कर्व इज ऑल्सो नोन एज ACL कर्व, एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर कर्व, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, एनी प्रॉब्लम? नाउ प्लीज डू मी अ फेवर, ये आपके सामने डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जस्ट टेक आउट अ मिनट एंड रीड दिस। जल्दी से प्लीज इसको पढ़ लें, दिस डायग्राम एक्सप्लेनेशन को जल्दी से पढ़ लें, जल्दी से, 2 मिनट्स। डन, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, आ जाए। नाउ दीज आर सम पॉइंटर्स विच आर रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, तो ये आपको पता होने चाहिए। वैसे तो 20 मार्कर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा आती नहीं है और लिखनी भी नहीं होती, लेकिन यू शुड नो इट बिकॉज you never know what can be asked in your question. So this is related to the elasticity of demand for labor. The elasticity of demand for labor with respect to changes in the wage rate will be greater. ये कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ लेबर जो है ना, वेज रेट के चेंजेस से ग्रेटर कब होगी? द ग्रेटर द पीईडी फॉर द गुड, if the market demand for the good is elastic, a fall in price leads to more goods being sold and hence a lot of people are being employed. पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर एक गुड की डिमांड इलास्टिक है ना, तो इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो एएस, तो आपको बताया गया है कि अगर एक गुड की डिमांड इलास्टिक होती थी और इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते थे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते थे तो प्रोड्यूसर अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करता था। तो जब वो प्राइस को कम करेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ज्यादा यूनिट्स सेल होंगे। तो जब ज्यादा यूनिट सेल होंगे तो इससे लेबर की डिमांड भी जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो देखो पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला वाला पॉइंट कह रहा है द ग्रेटर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड, इफ द मार्केट डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक, सो अ फॉल इन प्राइस leads to a lot of goods being sold and hence a lot of people will be employed in producing it, ठीक है।
सेकंड कह रहा है द इजियर इट इज टू सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर अदर फैक्टर। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कितना आसान है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस को लेबर से सब्स्टिट्यूट कर लो। जैसे मिसाल है कि है ना, मेरा बिजनेस है और मैं मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता हूँ, लेकिन मशीन्स है ना मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली पड़ रही हैं, और मशीन मेरी फिक्स कॉस्ट है, लेबर है ना मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। मैं लेबर की, आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ा होगा कि लेबर जो है ना वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आप लेबर को हायर भी कर सकते हो, फायर भी कर सकते हो, ज्यादा लेबर हायर करो, कम लेबर हायर करो। भाई जैसे एक लेबर है, दो लेबर है, मेरे मेरे पास 10 लेबर है, मैंने 5 लेबर कर दी, और मैंने उन 5 लेबर को बोला कि भाई मैं तुम्हारी तनख्वाह को, तुम्हारी सैलरी को, एग्जिस्टिंग सैलरी को थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, तुम थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दो। तो जो 10 लोग काम कर रहे थे, उन 5 लोगों को अलग से सैलरी मिल रही थी, उसमें मैंने उन 5 लोगों को हटाया और एग्जिस्टिंग लोगों को थोड़ी सी ज्यादा सैलरी दे दी। या फिर मैंने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को टोटली सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैपिटल इंटेंसिव से मैं लेबर इंटेंसिव पे ले आया। सही है। द इजियर इट इज टू सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर अदर फैक्टर, ये सेकंड हो गया। द ग्रेटर द वेज कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। भाई मिसाल ले लो कि टोटल कॉस्ट है एक बिजनेस की 20,000, और उस 20,000 में से जो है ना, वो सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो वेज कॉस्ट है, और वो है 14,000 की। तो ये कह रहा है कि भाई जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ना वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जो उसकी टोटल कॉस्ट है 20,000, उसमें से सिर्फ 14,000 तो ये वेजेस देता है वर्करों को, बाकी 6,000 इसके अदर एक्सपेंस है। तो अब ये वर्कर की बात मानेगा। जब गुड की डिमांड बढ़ेगी तो वर्कर की वेज भी बढ़ेगी, क्योंकि वर्कर की वेज एक बहुत बड़ा पोर्शन है टोटल कॉस्ट का, और ये इस बात का सबूत देती है, इस बात का एविडेंस देती है कि इसका जो बिजनेस है वो इन वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट कह रहा है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ वाला कह रहा है द लॉन्गर टाइम पीरियड इज इजियर इट इज टू सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहा है जितना लंबा टाइम पीरियड है ना, उतना आसान होता है कि ये जितना टाइम लंबा होता है ना, जितना टाइम पीरियड ज्यादा है, उतना आसान है कि ये लेबर को दूसरे फैक्टर से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि ओवर दैट ये फौरन से इंस्टेंटली मशीन को हटा देगा। ये ओवर द टाइम थोड़ी थोड़ी लेबर को इंट्रोड्यूस करता रहेगा, थोड़ी थोड़ी मशीन को रिड्यूस करता रहेगा। सही है। ओके। नाउ कमिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। अब देखो, ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है ना, ये एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव है, ये एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव है, और ये जो अभी हमने डिमांड फॉर लेबर पढ़ा ना, ये एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव था। अब सुनना, with respect to a change in wage rate will be greater the higher the level of unemployment in the country। ये कह रहा है जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी ना कंट्री के अंदर, मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो वर्कर का सरप्लस होगा। सही कह रहा हूँ? जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो वर्कर का सरप्लस होगा, और वर्कर को कम वेज ऑफर करी जाएगी, क्योंकि हर बंदा काम करने के लिए रेडी है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है द मोर ऑक्यूपेशनली एंड जोग्राफी मोबाइल द लेबर फोर्सेस। मतलब अगर एक लेबर को आने जाने में आसानी है, जितनी ज्यादा एक लेबर ऑक्यूपेशनली और जोग्राफिकली मोबाइल है, उसको आने जाने में आसानी है, तो उसको वेज रेट भी ज्यादा मिलेगी। सही है, उसको वेज रेट भी ज्यादा मिलेगी। क्यों भाई? अगर एक बंदा जो है ना वो शहर में काम कर, फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो रहता है शहर में, तो उसको पर्क्स भी दिए जाएंगे, पैसे तो मिलेंगे, पर्क्स भी मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेगी, हॉस्पिटल, ये वो सारे सारे सारी चीजें मिलेंगी। चौथा है दैट शॉर्टर द टाइम पीरियड। भाई ट्रेनिंग पीरियड, तो शॉर्टर द ट्रेनिंग पीरियड, जितना ट्रेनिंग पीरियड कम होगा, उससे भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर कि भाई उस जॉब को मुझे शुरू करने के लिए कितना टाइम लगेगा ट्रेन होने में। जैसे आपने देखा है कि ये जो लोग सीए वगैरह करते हैं, ये पहले ट्रेनिंग हासिल करते हैं और 2-3 साल क्या कहते हैं उसको, स्टिपेंड सैलरी होती है ना, उस पे काम करते हैं, और ट्रेनीज होते हैं बेसिकली। तो हर इंसान चाहता है कि यार मैं जल्दी से ट्रेन हूँ, जल्दी से काम करूँ, ताकि मुझे एक अच्छी सैलरी मिले और मैं कमाना शुरू कर दूँ। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर द लोअर द क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड। भाई जितनी कम क्वालिफिकेशन चाहिए उतनी अच्छी बात है ना, जल्दी से नौकरी मिल जाएगी, जल्दी से पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। पांचवा कह रहा है द लॉन्गर द टाइम पीरियड इन द लॉन्ग रन एंड इंडस्ट्री कैन ट्रेन मोर पीपल टू इंक्रीज द सप्लाई फॉर द इंडस्ट्री। ये कह रहा है जितना लंबा टाइम पीरियड होगा ना, इतने टाइम में ये बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर देगी, तो इससे सप्लाई बढ़ जाएगी लेबर की इंडस्ट्री के अंदर, और फिर सरप्लस होगा, वेज रेट कम हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। राइट? क्लियर?
नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। अब हम लोग जा रहे हैं इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की तरफ। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। तो आप याद रखना, इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट होता है। सर, इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है जहां पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर इक्वल होगा। डिमांड फॉर लेबर का मतलब क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर इक्वल होगा। और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ना तो वर्कर की शॉर्टेज है, ना तो वर्कर का सरप्लस है। क्या बोला आपको? सर, इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है जहां पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर इक्वल है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर इक्वल है। वहां पर ना तो वर्कर की शॉर्टेज है, ना तो सरप्लस है। इसको विन विन सिचुएशन कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने एक वेज पर और एक क्वांटिटी पर अग्री कर लिया। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर ने ये बात मान ली है कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, एम्प्लॉय ने अग्री कर लिया कि मैं इतने पैसे पे काम करने के लिए रेडी हूँ। एम्प्लॉयर ने बोला मेरे पास 10 वर्कर की वैकेंसी है, तो 10 वर्करों ने काम करने के लिए अग्री कर दिया करंट वेज रेट के ऊपर। ऐसी सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है, ऐसा होता नहीं है। देर इज ऑलवेज डिसइक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट, ठीक है, याद रखना। हर मार्केट में, लेबर मार्केट नहीं, हर मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है। कभी भी दोनों आपस में एक बात पर अग्री नहीं करेंगे। अब आपके सामने डायग्राम बना रहे हैं बेसिक। सर अगेन ऊपर आ जाएगा, अगेन सर ऊपर आ जाएगा वेज रेट, और वेज रेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर, ठीक है। अब सर ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है इसको डिमांड फॉर लेबर कर्व भी कहते हैं, एमआरपी भी कहते हैं। और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है इसको सप्लाई फॉर लेबर भी कहते हैं, एसीएल भी कहते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ जाएगी वेज और क्वांटिटी। तो ये देखें, ये डिमांड फॉर लेबर कह लो या फिर एमआरपी कह लो, बात एक ही है। इसको सप्लाई फॉर लेबर या फिर एसीएल कह लो, एक ही बात है। जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। वहां से आ जाएगा वेज रेट और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी फॉर लेबर। अब मुझे बताओ, ये जो वेज रेट है इसको क्या कहते हैं और ये जो क्वांटिटी फॉर लेबर है इसको क्या कहते हैं? भाईजान, ये जो वेज रेट है ना, ये जो आपके सामने वेज रेट है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम वेज। ये जो आपके सामने वेज रेट है ये इक्विलिब्रियम वेज है। इक्विलिब्रियम वेज रेट है। इक्विलिब्रियम वेज रेट का मतलब है कि ये वो वेज रेट है जिसपे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने एग्री कर लिया कि मैं इतने पैसों में काम करूंगा। और सर ये जो है ना इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर। सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर का मतलब है कि ये वो क्वांटिटी है जिसपे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने एग्री कर लिया कि मैं इतने वर्कर हायर करूंगा और इतने वर्कर काम करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट वेयर द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल, where there is no shortage and there is no surplus of worker, correct? Okay, now let's go towards disequilibrium से सवाल। सर व्हाट इज सवाल व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट? क्वेश्चन है व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। यार, इक्विलिब्रियम होती है पोजीशन ऑफ रेस्ट। सर, इक्विलिब्रियम है पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो सर डिसइक्विलिब्रियम है पोजीशन ऑफ अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर नॉट इक्वल होगा। यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर है वो भी क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब है इस बार जो है वो वर्कर की मुल्क में शॉर्टेज भी चल रही होगी और इस बार जो है वो वर्कर का सरप्लस भी चल रहा होगा। तो सर डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट वो पॉइंट है जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर इक्वल नहीं है। वहां पर वर्कर की शॉर्टेज भी चल रही है और सरप्लस भी चल रहा है। अब आप याद रखना, डिसइक्विलिब्रियम तब आता है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर चीज पर अग्री नहीं करे, चाहे फिर वो वेज वेज रेट ही होता है बेसिकली वो, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम के आने की दो वजह हैं। एक है वेज का बढ़ना और एक है वेज रेट का कम होना, ठीक है। नाउ प्लीज ओपन अप योर चैट बॉक्स। पहला केस करा रहा हूं कि वेज रेट इंक्रीज हो रहा है।
पहला केस करा रहा हूं कि आपका वेज रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सर पहला आपको केस करा रहा हूं कि आपका वेज रेट इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे ज़रा एक बात बताओ, जब वेज रेट बढ़ेगा, जब वेज रेट बढ़ेगा तो व्हाट विल यू डू एज अ एम्प्लॉयर एंड व्हाट विल यू डू एज एन एम्प्लॉय? जब वेज रेट बढ़ेगा तो व्हाट विल यू डू एज एन एम्प्लॉयर एंड व्हाट विल यू डू एज एन एम्प्लॉय? क्या करोगे आप? जब वेज रेट बढ़ेगा तो व्हाट विल यू डू एज एन एम्प्लॉयर एंड एज एन एम्प्लॉय? तो यार अगर वेज रेट बढ़ेगा तो एज अ एम्प्लॉयर मैं कम वर्कर हायर करूंगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो ज़्यादा वेज पे कम वर्कर अफोर्ड कर सकता है। ये मैं नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड ऑफ लेबर कह रहा है। लेकिन एज अ एम्प्लॉय, लेकिन एज अ एम्प्लॉय मैं ज़्यादा वेज पे ज़्यादा काम करने के लिए रेडी हूँगा। ठीक है, क्योंकि पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा था, ये लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर कह रहा था। तो आप इस केस में देखो, क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम है। योर क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर एक्सीड्स योर क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर। इसका मतलब है मैं काम करना चाहता हूं लेकिन वो रखना नहीं चाहता, क्योंकि क्या पता जॉब भी अवेलेबल ना हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन दी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर, विच मीन्स कि मैं काम करना चाहता हूं लेकिन वो रखना नहीं चाहता, मतलब लेबर की एक्सेस सप्लाई है। और एक्सेस सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में सरप्लस ऑफ वर्कर चल रहा है। क्या चल रहा है? मार्केट में सरप्लस ऑफ लेबर चल रहा है, सरप्लस ऑफ वर्कर चल रहा है। तो सरप्लस का मतलब है वर्कर फारिग है, नौकरी ढूंढ रहा है ना। और फारिग को वेला कहते हैं, वेले को क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड। तो कंट्री में क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या बोला भाई? पहला केस कह रहा है कि जब वेज रेट बढ़ेगा तो एज ए एम्प्लॉयर मैं कम वर्कर हायर करूंगा, लेकिन एज ए एम्प्लॉय मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करना चाहूंगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर से ज्यादा है, जिसकी वजह से वर्कर का सरप्लस है और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। तो अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, गौर से देखना। सर सबसे पहले आपने दो एक्सिस बनानी है, और सबसे पहले सर आप कर लें लेबलिंग। सर ऊपर आ जाएगा वेज रेट, और वेज रेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है। अब मुझे बताओ, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है। जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ गई वेज और क्वांटिटी। ठीक है, सही कह रहा हूँ? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, जहाँ पे दोनों इक्वल हुआ वहां से वेज रेट आ गया और क्वांटिटी फॉर लेबर आ गई। ठीक है, ये लेबलिंग कर देता हूँ आपके लिए। ये हो गया डिमांड फॉर लेबर, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व को कहते हैं सप्लाई फॉर लेबर, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया वेज रेट, और ये हो गई आपकी क्वांटिटी फॉर लेबर। अब बताओ, पहला केस है कि वेज बढ़ रही है, तो देखो आप, हाँ, ये वेज रेट बढ़ रहा है। अब देखो ये दो जगह टच हो रहा है, ये वेज रेट बढ़ रहा है, ये दो जगह टच हो रहा है, एक डिमांड फॉर लेबर पे और एक सप्लाई फॉर लेबर के कर्व से। ठीक है, तो डिमांड फॉर लेबर से आ गई क्वांटिटी डिमांड, डिमांड फॉर लेबर के कर्व से आ गई क्वांटिटी डिमांड, और सप्लाई फॉर लेबर के कर्व से आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। तो यार देखो, जब वेज रेट बढ़ेगा, जब वेज रेट बढ़ेगा तो एज अ एम्प्लॉयर मैं कम वर्कर हायर करूंगा। ऐसा ही है भाई, जब वेज रेट बढ़ेगा तो एज अ एम्प्लॉयर मैं कम वर्कर हायर करूंगा। तो आप देखो, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये मूवमेंट हो रही है ई से ए की तरफ। लेकिन एज अ एम्प्लॉय मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करना चाहूंगा, इसलिए आप देखो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर जो है वो आपकी एक्सटेंड हो रही है, और आप देख सकते हैं कि मूवमेंट हो रही है फ्रॉम ई टू बी। तो अब आप देखो, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम है। तो अभी जो है वर्कर का क्या चल रहा है? सरप्लस। और सरप्लस का मतलब है वर्कर फारिग है, जॉब अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपके सामने ट्राइंगल है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, क्या कहना है से दिस, कि ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्राइंगल जो है ये सरप्लस ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरप्लस ऑफ वर्कर को। सरप्लस का मतलब है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का एरिया है। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर वन। जी। तो आई होप योर केस वन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द सेकंड केस इज कि वेज रेट कम हो रहा है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन वेज रेट। आओ चेक करते हैं। सेकंड केस इज दैट योर वेज रेट इज डिक्रीजिंग। सो नाउ, सर सेकंड केस के मुताबिक आपका जो
वेज रेट है वो रिड्यूस हो रहा है। सर सेकंड केस के मुताबिक आपका वेज रेट रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड केस के मुताबिक आपका वेज रेट रिड्यूस हो रहा है, ऐसा ही है भाई? तो मुझे एक बात बताओ, जब वेज रेट कम होगा तो व्हाट विल यू डू एज अ एम्प्लॉयर एंड व्हाट विल यू डू एज अ एम्प्लॉय? तो यार जब वेज रेट कम होगा ना, तो एज अ एम्प्लॉयर मैं ज़्यादा वर्कर्स हायर करूंगा कम वेज पे, क्योंकि अब मेरे बजट में आ रहा है और ये लॉ ऑफ डिमांड ऑफ लेबर ने बोला है। लेकिन एज अ एम्प्लॉय मैं कम वेज पे कम काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि पैसे कम मिल रहे हैं भाई, और ये मैं नहीं, ये लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर कह रहा है। अब मुझे बताओ इस बार क्या हो रहा है? इस बार क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कम है। इस बार क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कम है। इसका मतलब है वर्कर एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है लेकिन एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहता, या फिर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है। सही है? जैसे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ना हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, नौकरियां ज्यादा है लेकिन लोग कम है। सही है? तो कैन आई राइट ओवर हेयर कि अभी जो है ना वो एक्सेस डिमांड फॉर लेबर चल रही है। कैन आई राइट ओवर हेयर के राइट नाउ देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर लेबर। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि अभी जो है वो वर्कर की क्या चल रही है? शॉर्टेज चल रही है। सही कह रहा हूँ? अभी एक्सेस डिमांड फॉर लेबर है, वर्कर की शॉर्टेज चल रही है। और शॉर्टेज को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। सही है? जितने उसको लोग चाहिए उससे कम ही उसको मिल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो अब मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा? पहले वही बेकार सी इक्विलिब्रियम बना दो, वेज रेट क्वांटिटी ऑफ लेबर, फिर लेबलिंग कर दो। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को डिमांड फॉर लेबर कहते हैं, ये अपर स्लोपिंग कर्व को सप्लाई फॉर लेबर का कर्व कहते हैं। जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। ये आ गया वेज रेट और ये आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है? अब इस बार वेज रेट कम हो रही है, तो देखो जैसे ही वेज रेट कम होगी दो जगह टच होगी, एक डिमांड फॉर लेबर की लाइन पे, एक सप्लाई फॉर लेबर की लाइन पे। तो डिमांड फॉर लेबर की लाइन से आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, और सप्लाई फॉर लेबर की लाइन से आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। सर डिमांड फॉर लेबर की लाइन से आ गई क्वांटिटी डिमांड, सप्लाई फॉर लेबर की लाइन से आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप देखो जब वेज रेट कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कम होगा। सही कह रहा हूँ? सर जब वेज रेट कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कम होगा। तो एक बार मूवमेंट हो गई ई से ए के ऊपर और एक बार मूवमेंट हो गई ई से बी के ऊपर। तो यार जरा देख के बताओ इस बार, नाउ दिस टाइम क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम है। नाउ दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग दिस टाइम योर क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन योर क्वांटिटी सप्लाइड। दिस टाइम योर क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन योर क्वांटिटी सप्लाइड। इस बार शॉर्टेज चल रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है इतने की शॉर्टेज चल रही है। तो कैन आई से दिस ट्राइंगल इज बेसिकली योर शॉर्टेज एरिया। ये आपका अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला एरिया है। ये ट्राइंगल बेसिकली लेबर की शॉर्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट? यस?